नमस्कार साथियों, आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पोजीशन ऑफ सिग्नल को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह देखते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल अर्थात केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले चार कारक है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा वंडरवाल डिसल्डिंग, तीसरा एनिसोट्रोपिक इफेक्ट और चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आई इफेक्ट भी कहते हैं, अर्थात प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जब किसी कंपाउंड से लगे होंगे तो उसके हाइड्रोजन एनएमआर सिग्नल की पोजीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। Deshielding of proton increase with the increasing electronegativity of the attached atom। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी कंपाउंड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ देते हैं तो उस कंपाउंड के प्रोटॉन का सिग्नल डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। देखिए FCl, Br, I और एक सिंपल CS4 कंपाउंड है। यहाँ पे चार तरह के कंपाउंड दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमने पीक प्राप्त हो रही 0.23 ppm के आसपास। जब यहाँ पे आयोडीन आई ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यहाँ पे एक प्रोटॉन H रिमूव कर दिया गया, इसकी जगह I लगा दिया गया, तो इस H की तुलना में इस I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो जैसे ही I जोड़ते हैं तो इन तीन प्रोटॉन्स का सिग्नल हमें प्राप्त होता है 2.16 ppm के आसपास, अर्थात कहाँ शिफ्ट हो रहा है, डिसल्डिंग की तरफ। अब हम I की जगह Br लगाते हैं, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I से ज्यादा होती है, तो सिग्नल और डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात यह हमें सिग्नल प्राप्त होता है 2.54 ppm के पास। अब इसी तरीके से हम Br की जगह Cl को रिप्लेस कर देते हैं, Cl वाला कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि Br से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, Cl की होती है। तो सिग्नल हमें और मोर डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट प्राप्त हो जाता है, जो हमें सिग्नल प्राप्त हुआ 3.1 ppm के आसपास। और फिर अगर हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें, क्योंकि फ्लोरीन की हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो हमारा सिग्नल और ज्यादा डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमें सिग्नल प्राप्त होता है 4.3 ppm की तरफ। तो यहाँ पे इन चारों कंपाउंड के सिग्नल का कंपैरिजन से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप हम जोड़ते हैं, एटम जोड़ते हैं, तो हमारा सिग्नल डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होता है, एटम होता है, वह प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही सिग्नल हमें डीशील्डिंग की तरफ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे और हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, उस एग्जाम्पल्स के द्वारा और समझते हैं। देखिए अगर एक ही कार्बन में जुड़े हुए हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे तीनों प्रोटॉन है, तीनों प्रोटॉन जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, तो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है 2.1 ppm पर। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन की जगह हमने Cl से रिप्लेस कर दी, तो हमारे को सिग्नल प्राप्त हो रहा 4.06 ppm पर, अर्थात डीशील्डिंग की तरफ सिग्नल शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा प्रोटॉन भी हम Cl से रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात यहाँ पे दो Cl ग्रुप हो गए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और हमें सिग्नल और डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात हमें सिग्नल प्राप्त होता है 5.96 ppm पर। इसी तरीके से यहाँ पे देख और एग्जांपल है, यहाँ पे तीन प्रोटॉन है, तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों प्रोटॉन हमें 3.1 ppm पे प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें सिग्नल 3.1 ppm पे प्राप्त होता है। एक प्रोटॉन और हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, अर्थात दो Cl हो गए,
दोनों Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हुई और हमें सिग्नल प्राप्त होता है 5.3 ppm पर। तीसरा प्रोटॉन भी हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, अब यहाँ पे Cl कितने हो गए, 3 हो गए, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है और हमें सिग्नल भी डीसीएलडी की तरफ शिफ्ट होते हुए प्राप्त होता है और हमें सिग्नल मिलता है 7.3 ppm पर। कुछ और एग्जांपल से हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए TMS है जो 0 ppm पे हमें सिग्नल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे CS3 है जहाँ पे ये तीन प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारे को सिग्नल प्राप्त होता है 0.9 ppm पर। और यहाँ पे देखिए इस CS3 के साथ नाइट्रोजन के लगे हुए हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है अर्थात हमें सिग्नल और डीसीएलडी की तरफ से प्राप्त होगा, तो हमें सिग्नल मिलता है 2.2 ppm पर। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है तो यह और डीसीएलडी की तरफ सिग्नल प्राप्त होता है जो 3.2 ppm पर प्राप्त होता है। और अब यहाँ पे मिल गया क्लोरीन, तो हमें सिग्नल और डीसीएलडी की तरफ प्राप्त होता है। The desilting effect of a group drop off quickly with distance। अब यहाँ पे देखिए desilting का प्रभाव कितने कार्बन तक रहता है। desilting का जो प्रभाव होता है बिल्कुल नेबरिंग अर्थात फर्स्ट कार्बन, कोई भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फर्स्ट कार्बन पे मैक्सिमम होगा, सेकेंड कार्बन पे उससे कम अर्थात 66%, थर्ड कार्बन पे मान लीजिए उससे भी कम अर्थात 33% और फोर्थ कार्बन पे डीसिल्टिंग अर्थात आई इफेक्ट मिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ, इस ऑक्सीजन से देखिए फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, 4 कार्बन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पे मैक्सिमम रहेगा आई इफेक्ट, यहाँ पे उससे कम 66% और उससे कम 33% और यहाँ पे 0% आई इफेक्ट रहता है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे 100%, सेकेंड कार्बन पे 66% और थर्ड कार्बन पे 33% और फोर्थ कार्बन पे 0%, अर्थात फोर्थ कार्बन पे आई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है अर्थात दोनों प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन इसके 2 प्रोटॉन बिल्कुल सेम है। ये 2 प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इन 2 प्रोटॉन्स और इन 2 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है और इन 3 प्रोटॉन्स और इन 3 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आप देखो सिग्नल देखते हैं, ऑक्सीजन से ठीक पास में लगे हुए कार्बन के प्रोटॉन का सिग्नल हमें 3.40 ppm पे प्राप्त होता है। अब सेकेंड नंबर का कार्बन, ये 2 सेकेंड नंबर के कार्बन है, इनका सिग्नल हमें 1.55 ppm पे प्राप्त होता है, अर्थात आई इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया। थर्ड कार्बन पे और ज्यादा कम हो गया अर्थात और कम प्रभाव डालेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्रभाव, तो यहाँ पे 1.37 ppm पे सिग्नल प्राप्त हो रहा है और फोर्थ कार्बन पे आई इफेक्ट होगा ही नहीं अर्थात ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फोर्थ कार्बन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये पूर्णतः सील्डेड होगा अर्थात सिग्नल हमें 0.92 पर प्राप्त होता है। अब सेकेंड लेते हैं वंडर वाल्स डीसिल्टिंग। वंडर वाल्स डीसिल्टिंग क्या है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बल्की ग्रुप विल टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड in overcrowded molecules surrounding the proton and the proton is desilting। अब देखिए इसको समझने के लिए देखिए ये कोई कंपाउंड लिया हमने और ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप का की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके चारों तरफ क्या होगी, क्योंकि बड़ा ग्रुप है जो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इसी तरीके से इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे,
रिपेल करेंगे। तो इस बल्की ग्रुप के कारण इन दोनों प्रोटॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, रिपेल हो जाएगी। रिपेल होने के कारण इन दोनों प्रोटॉन्स के सिग्नल क्या होंगे, डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं वंडरवाल डीशिल्डिंग। अर्थात बल्की ग्रुप के कारण किसी भी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का रिपेल होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना और सिग्नल का डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होना वंडरवाल डीशिल्डिंग कहलाता है। थर्ड लेते हैं एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। एनिसोट्रोपिक मीन नॉन यूनिफॉर्म, अर्थात एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, अर्थात बिल्कुल एक जैसा नहीं हो। मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी मीन दैट देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो। ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन पाई system interact with applied magnetic field and cause anisotropy. The signal show shielding and deshielding. अब यहाँ पे हमें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन से या तो सिग्नल हमें शील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या सिग्नल डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को ही हम एनिसोट्रोपी इफेक्ट कहते हैं। तो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट वन बाय वन कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ एल्कीन, तो यहाँ पे सबसे पहले एल्कीन का लेते हैं। एल्कीन है तो हमें पता है कि एल्कीन में एक ये पाई बॉन्ड है जिसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन है। इन दो पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इस तरीके से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करेंगे तो इनके मूव करने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके से डाउन की तरफ होता है, ये इस तरीके से। और ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए इन पाई इलेक्ट्रॉन से होते हुए और इस तरफ बाहर की तरफ होता है और वापस इस तरीके से आता है। ये हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड में, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डाउन की तरफ। अर्थात ये जो हिस्सा है ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है शील्डेड एरिया। चूंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से रिमूव करते हुए अप साइड में ट्रांसफर होता है, तो ये जो हिस्सा है यहां से ये वाला हिस्सा जिसमें दोनों प्रोटॉन आएंगे, ये वाला हिस्सा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलिंग होता है, के अनुसार होता है, अर्थात ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, तो ये वाला हिस्सा डीशील्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पे एल्कीन के चारों प्रोटॉन डीशील्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके कारण इनका सिग्नल हमें डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होता है। इसी तरीके से एल्काइन के लिए लेते हैं। हमें पता है एल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ एक पाइप जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, एक पाइप जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। अब ये इसमें सर्कुलेट होते हैं, इस तरीके से इसमें मूव करते रहते हैं, इस तरीके से। आप बाय हार्ट के नियम के अनुसार जैसे ये मूव करेंगे तो एक मैग्नेट डेवलप होगा। ये मैग्नेट का जो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेट है, इसका डायरेक्शन ये रहेगा जैसे कि हमें डायग्राम में प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो पाई बॉन्ड के पैरेलल है, ये वाला ये शील्डेड एरिया होगा और ये डीशील्डेड होगा। ये वाला डीशील्डेड एरिया होगा क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटॉन यहाँ पे कहाँ पे है, बिल्कुल पाई बॉन्ड के बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है इनका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों के दोनों प्रोटॉन होंगे शील्डेड, हाईली शील्डेड होते हैं। तीसरा एग्जाम एनिसोट्रॉपी इफेक्ट ऑफ बेंजीन।
The 6 pi electron in the benzene circulate around the ring, create a ring current. हमें पता है कि बेंजीन रिंग के, ये बेंजीन रिंग में जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं क्लॉकवाइज, इस तरीके से सर्कुलेट हो रहे हैं ये देखिए, और सर्कुलेशन के कारण एक रिंग करंट उत्पन्न हो जाता है। इस रिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, इसका डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड रिंग के बीचों बीच वाला हिस्सा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है, जिसके कारण रिंग का बीच वाला हिस्सा, बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है जो रिंग के बिल्कुल सेंटर वाला है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये सील्डेड एरिया हुआ। और ये जो रिंग के बाहर की तरफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो बाहर की तरफ, ये देखिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रहा है। तो ये जो हिस्सा है जो रिंग के बाहर की तरफ वाला हिस्सा, वो डीशिल्डिंग एरिया कहलाएगा। और इसी एरिया में जितने भी H होते हैं वो इसी एरिया में, बेंजीन के जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। अर्थात ये सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ आएंगे, डीशिल्डिंग में। अर्थात बेंजीन में रिंग करंट के कारण बेंजीन के सारे प्रोटॉन डीशिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अर्थात ये है डाउन फील्ड में इनका में सिग्नल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे कुछ और है, इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। ये कुछ वैल्यूज है जिसके बारे में देखेंगे। हाईली डीशिल्डेड हो जाते हैं। देखिए पाई बेंजीन रिंग के कारण, अर्थात पाई बेंजीन रिंग में क्या होता है, रिंग करंट होता है। इन रिंग करंट के कारण ये जो प्रोटॉन है हाईली डीशिल्डेड होते हैं, जिनकी पीक हमें 6.5 से 8 ppm में प्राप्त होती थी। इसी तरीके से इन पाई एल्कीन में ये जो होता है डीशिल्डिंग की तरफ प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भी ये एरिया डीशिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण हमें सिग्नल प्राप्त होता है 4.65 से 6 के मध्य ppm के मध्य। अब एल्काइन में H क्या हाईली शिल्डेड होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, अर्थात हाईली शिल्डेड होता है। तो हमें सिग्नल लगभग 2.5 के आसपास से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से शील्डिंग डीशिल्डिंग बनती है और कौन कौन से कारक शील्डिंग रिंग करंट कैसे बेंजीन को डीशिल्डिंग रिप्रेजेंट करता है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।